प्रधानमंत्री सेशेल्स के दौरे पर प्रस्थान। वक्तव्य में सेशेल्स को बताया एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर। रामगढ़ में सेमिनार को करेंगे संबोधित। रांची में विभागीय समीक्षा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज भी निकाला जाएगा मोहर्रम का जुलूस। शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। यातायात में बदलाव। और FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से किया पराजित। फीफा विश्व कप फुटबॉल में 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री मोदी की यह यात्रा सेशेल्स के 50वीं वर्षगांठ समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनकी भागीदारी के लिए हो रही है। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी बताया है। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनकी भागीदारी के लिए हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा से पूर्व अपने एक बयान में कहा कि सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है, जो हमारे विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के साझा संकल्प के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान वो सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। हाल ही में इस साल फरवरी में राष्ट्रपति हरमनी की भारत यात्रा के बाद ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इसे दोनों देशों की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों का प्रतीक भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे, जो पीढ़ियों से भारत और सेशेल्स के बीच संबंधों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है और दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास जताया कि ये यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, सहयोग और समृद्धि को और मजबूत करेगी और भारत सेशेल्स के बीच दीर्घकालिक मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रधानमंत्री सेशेल्स दौरे के क्रम में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी यात्रा के दौरान सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से सेशेल्स का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। यह राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशेल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और एक सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है, मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और सेशल्स की मित्रता केवल दो देशों के बीच रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। रांची पहुंचने के बाद वे रामगढ़ के लिए रवाना हुए, जहां वे राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में भाग लेंगे। इसके बाद श्री अठावले रांची लौट आएंगे और राजकीय अतिथिशाला में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा करेंगे। साथ ही मीडिया से भी रूबरू होंगे। इसके बाद रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर राजकुमार रिम्स की व्यवस्था सुधारने में लगे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सरकार के हस्तक्षेप के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मंत्री जी ने उनका बहुत मान मर्दन किया, कोर्ट तक मामला गया और कोर्ट के इंटरफेरेंस से वो रिम्स के डायरेक्टर बने रहे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र लगातार चलता रहा, क्योंकि इनके गलत कार्यों का वो हमेशा विरोध करते थे। ठेका पत्र में गलत करने के लिए कहा जाता था, उनका विरोध करते थे। और अल्टीमेटली कांग्रेस का जो चेहरा होता है दिखाने के लिए कि हम दलित प्रेमी हैं, लेकिन दलित विरोधी होता है। और राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार भी कहीं ना कहीं योग्यता क्षमता को दरकिनार करते हुए जो उनके लिए लूट का हिस्सेदारी अच्छा से दे सके उनको प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से उनको हटाया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि भाजपा द्वारा रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार, मनगढ़ंत और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। वहीं पार्टी महासचिव सह मीडिया संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि रिम्स निदेशक के त्यागपत्र के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जिम्मेदार ठहराना कहीं से जायज नहीं है। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिम्स के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर राजकुमार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए पत्र की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर राजकुमार पर लगातार दबाव बनाया गया और प्रताड़ित किए जाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। विधायक के अनुसार पत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली और रिम्स में सरकारी हस्तक्षेप के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में योग्य चिकित्सक रिम्स में कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे संस्थान के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा नए
श्रम संहिताओं और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त डॉक्टर ओंकार शर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों, अनुपालन आवश्यकताओं और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में सीसीएल के निदेशक तकनीकी चंद्रशेखर तिवारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में भारतीय सेना के बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा विस्फोटक को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। यह बम मनोहरपुर थाना अंतर्गत सोनपोखरी के मुंडा टोला में ग्रामीणों को मिला था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे घेराबंदी कर रखा गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। विश्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना है। 27 जून विश्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल उद्योग जगत का उत्सव नहीं है, बल्कि उन करोड़ों उद्यमियों, कारीगरों, नवाचारकर्ताओं और श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने का अवसर भी है, जो आर्थिक विकास की नींव को मजबूत बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इस दिवस को मान्यता दी थी ताकि दुनिया भर में छोटे और मध्यम उद्यमों की भूमिका को रेखांकित किया जा सके। भारत के संदर्भ में MSME क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। देश के गाँवों, कस्बों और शहरों में फैले लाखों छोटे उद्योग न केवल रोजगार का सृजन करते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान सरकार की ओर से जो नीतियां हैं इस सेक्टर के लिए, उससे इस सेक्टर को काफी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की तरफ से विशेषतः जो कोलेटरल फ्री लोन एवं मुद्रा स्कीम चलाई गई, इससे यहाँ की जो हमारी आर्थिक दिक्कतें थी इस सेक्टर को, उसमें काफी लाभ हुआ। और इस सेक्टर का भविष्य, इस देश की जनसंख्या जो हमारी एक बहुत बड़ी यूथ मैन पावर है, इसको जॉब प्रोवाइड करने में इस सेक्टर का एक अहम रोल है। आज भारत में 6 करोड़ से अधिक MSME इकाइयां कार्यरत हैं। ये इकाइयां विनिर्माण, सेवा, कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, IT सेवाओं और अनेक अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 30%, कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग 36% हिस्सेदारी, भारत की कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान, 11 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार। क्षेत्र कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने में MSME की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आज वैश्वीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर में भारतीय MSME केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। भारत के छोटे उद्योग दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल, कलपुर्जे, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और IT सेवाएं भारतीय MSME की वैश्विक सफलता के प्रमुख उदाहरण हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान व्यवस्था और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने छोटे उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अभियान, उद्यम पंजीकरण प्रणाली। इन पहलों का उद्देश्य छोटे उद्यमों को वित्त, तकनीक और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। सरकार अब MSME को केवल छोटे उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और निर्यात वृद्धि के प्रमुख इंजन के रूप में देख रही है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में MSME की भूमिका निर्णायक होगी। अगर छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक, AI, डिजिटल मार्केटिंग, हरित ऊर्जा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ा जाए तो वो भारत को विश्व विनिर्माण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांव के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। इससे पहले श्री चौहान कल उत्तराखंड में खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने किसानों से जमीन के एक छोटे हिस्से में भी प्राकृतिक खेती करने की अपील की। आपका सेवक कर रहा है कि अपने जमीन के एक छोटे हिस्से पे अगर 5 एकड़ है तो आधा एकड़ की कह रहा हूं, मैं पूरी नहीं कह रहा हूं। आप प्राकृतिक खेती करके जरूर देखना। विधि पूर्वक बीजामृत, घनजीवामृत, रोग लगे तो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अगर ढंग से ट्रेनिंग लेके डालेंगे तो कई लोग ये बताते हैं कि उत्पादन कम नहीं होता, लागत घटती है, जैसा पुष्कर जी कह रहे थे, और कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। और प्राकृतिक खेती अपनी धरती को भी बचाएगी। और इसलिए जगो मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये धरती माँ आज पुकार पुकार सके कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद, पाउडर, पेस्टिसाइड इतना तो मत डालो मेरे बेटा बेटियों कि मैं ही बीमार होके कल तुम्हारा कोई भला ना कर पाऊं। भारत में ग्रीन यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कार्बन न्यूट्रलिटी और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने PDIL में ग्रीन यूरिया प्लांट्स को लेकर हाई लेवल बैठक की। बैठक में देश में ग्रीन यूरिया उत्पादन के लिए संभावित परियोजनाओं और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की गई। भारत में ग्रीन यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कार्बन न्यूट्रलिटी और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने PDIL में ग्रीन यूरिया प्लांट्स को लेकर हाई लेवल प्री-EOI बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर के पाठक ने की, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स में संयुक्त सचिव होने के साथ साथ PDIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। बैठक में देश में ग्रीन यूरिया उत्पादन के लिए संभावित परियोजनाओं और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की गई, जिसे सरकार की बड़ी हरित ऊर्जा और कृषि रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। रांची के सरला बिरला यूनिवर्सिटी में चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का कल भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस महोत्सव में देश भर से चयनित 67 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उद्घाटन समारोह में झारखंड में फिल्म निर्माण, मीडिया शिक्षा और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान रांची के फिल्मकार अनुज कुमार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्टल स्टोरी का भी आधिकारिक चयन किया गया है, जिसकी स्क्रीनिंग होगी। मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगन्नाथन चोपलिंगम और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गोपाल पाठक भी मौजूद थे। आने वाला टाइम में यहाँ का यंगस्टर, यहाँ का क्रिएटिव डायरेक्टर, आप जैसा लोग, यू आर द सीड इस स्टेट का। आपका नाम कोई ना कोई बड़ा डायरेक्टर बनेंगे, बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, डांसर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे। आप लोग उसका शुरुआत के लोग हैं। यहाँ की मिट्टी में बहुत सारे कलाकार हैं और बहुत सारी जो गांव के अंदर आप जाइए या नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ ये हमारा झारखंड प्रदेश है, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। इंस्टीट्यूट के तौर पे भी इस राज्य में आना चाहिए। फॉर्मल इंस्टीट्यूट जैसे पूना ने अपने इंस्टीट्यूट को बनाया, उस तरह से राज्य में भी इंस्टीट्यूट आना चाहिए। रांची के पहाड़ी मंदिर के नजदीक श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव सह कल्याणोत्सव के दूसरे दिन आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले कल महाकुंभ स्थापना और वैदिक अनुष्ठानों के साथ यह वार्षिकोत्सव शुरू हुआ। मौके पर भगवान
वेंकटेश, माता महालक्ष्मी और श्री भूदेवी का महाभिषेक एवं विश्व रूप दर्शन कराया गया। समारोह जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी मोहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। इससे पहले कल रांची सहित कई इलाकों में देर रात तक मातमी जुलूस निकाला गया। इधर मोहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और राज्य भर में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा और हजारीबाग सहित संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। रांची में मोहर्रम के जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लोहरदगा के किस्को प्रखंड स्थित अरैया पंचायत की मल्टी विलेज स्कीम का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लाभुकों तक प्रतिदिन समय पर स्वच्छ पेयजल पहुंचे, जल शुल्क की नियमित वसूली हो और योजना का हस्तांतरण जल्द से जल्द VWSC को सुनिश्चित किया जाए। लोहरदगा में 30 जून से 29 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत BLO घर घर जाकर मतदाता सत्यापन और मैपिंग का कार्य करेंगे। इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गई तथा प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करने की अपील की गई। गढ़वा टाउन हॉल में आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा करेंगे। इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान कर जरूरतमंदों के जीवन बचाने की अपील की गई है। सिमडेगा समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर प्रशिक्षण सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें 70 सिमडेगा और 71 कोलेबिरा विधानसभा के वरीय पदाधिकारी, BLO, सुपरवाइजर, AERO, ERO एवं प्रशिक्षक उपस्थित रहे। सिमडेगा समाहरणालय में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगे रखीं। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। धनबाद जिला ओलंपिक संघ के साप्ताहिक पौधारोपण कार्यक्रम के चौथे दिन बलियापुर हीरक रोड स्थित लाइट हाउस रिसोर्ट परिसर में दर्जन भर फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर कई पदाधिकारियों और खेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा रांची में आयोजित CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जीते। कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल कर अपने अपने संस्थानों का नाम रोशन किया। FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 7-1 से करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप I के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। वर्ल्ड कप का रोमांच इस समय जारी है। सेनेगल ने टोरंटो स्टेडियम में इराक पर 5-0 की शानदार जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप की अपनी उम्मीदों को मजबूती से जिंदा रखा है। सेनेगल की ओर से पापे गुए ने 2 गोल किए, जबकि हबीब दियारा, स्माइला सार और इलिमान निंदियाए ने 1-1 गोल दागा।
इस बड़ी जीत के साथ सेनेगल की टीम ग्रुप आई में तीसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 32 में पहुंच गई है। ग्रुप आई से नॉकआउट दौर में पहुंचने वाली अन्य 2 टीमें फ्रांस और नॉर्वे हैं। इस मैच के 13वें मिनट में सेनेगल के लिए काम काफी आसान हो गया जब रेफरी एंथनी टेलर ने सादियो माने के खिलाफ फाउल करने पर इराक के डिफेंडर रेबिन सुलाका को रेड कार्ड दिखाया। सेनेगल को पहले हाफ के बाकी समय में इराकी डिफेंस को भेदने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि हाफ टाइम के बाद खेल का रुख बदल गया। इस्माइला सार ने 55वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। उन्होंने कमारा के पास से मिले बॉल पर करीब से गोल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में खेले गए एक अहम मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही फ्रांस ने ग्रुप आई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। फ्रांस के लिए उस्मान डेम्बेले ने पहले हाफ में हैट्रिक लगाकर टीम को 3-1 की बढ़त दिलाई। उन्होंने मैच के 7वें, 20वें और 32वें मिनट में गोल किए, जबकि देसिरे डुए ने मैच के अंतिम चरण में चौथा गोल दागा। नॉर्वे के लिए एकमात्र गोल थेलोनियस असगार्ड ने किया और इस हार के बावजूद नॉर्वे 6 अंकों के साथ अंतिम 32 में पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 2 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में राज्य के शेष हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में सर्वाधिक 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में मानसून सक्रिय है और यह मानसून धीरे धीरे पूरे राज्य को कवर करने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 27 जून से अगले 1 जुलाई तक राज्य के चतरा, पलामू और गढ़वा जिलों को छोड़ करके राज्य के शेष जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 4 से 5 लोगों की ठनाके से मौत हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि ठनाके के दौरान वे पेड़ों से दूर रहें
और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं रविकांत कुमार सहयोगी विकास कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार रांची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सेशेल्स के दौरे पर प्रस्थान वक्तव्य में सेशेल्स को बताया एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ में सेमिनार को करेंगे संबोधित। रांची में विभागीय समीक्षा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज भी निकाला जाएगा मोहर्रम का जुलूस। शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात में बदलाव। और FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से किया पराजित। फीफा विश्व कप फुटबॉल में 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर।